तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि चाहे आपकी जेब का खर्च हो या क्रिकेट का रन रेट हो, वह एक पैटर्न के ऊपर काम करता है। और हम आज जिस पैटर्न के ऊपर काम करते हैं, इस पैटर्न को जिस चैप्टर के अंदर अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अनुक्रम और श्रेणी। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त होंगे। तो हम लोग आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरा एक पैटर्न के ऊपर काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। जरा ध्यान समझिएगा। अनुक्रम किसकी बात करेंगे? हम लोग अनुक्रम की बात करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। देखिए, अनुक्रम क्या है? जब हम संख्याओं के समूह को एक निश्चित पैटर्न के रूप में लिखते हैं और एक निश्चित नियम के अनुसार भी होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुक्रम। जैसे देखिए, जब संख्याओं को हम क्या करते हैं, एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित पैटर्न पर लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनुक्रम। जैसे लिखे यहाँ पे 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इसके बाद आप समझ गए होंगे कि 2 के पावर 4 के बाद क्या आने वाला है। इसी को हम बोलते हैं कि निश्चित पैटर्न, एक निश्चित नियम के अनुसार, है ना। आगे समझते हैं। देखिए, आप जैसे 3 लिखे हैं, फिर 5 लिखे हैं, फिर 7 लिखे हैं, फिर 9 लिखे हैं, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 7 के बाद 9 है, तो 9 के बाद क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए, है ना। और देखिए, यहाँ 5 है, 10 है, 20 है और यहाँ पे 40 है, तो इसके बाद क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 5 दूनी के 10, दुना के 20, दुना के 40 और दुना के 80, यानी इसके बाद क्या होने वाला है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं कि निश्चित पैटर्न, एक निश्चित नियम के अनुसार, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम। तो आपको ये अनुक्रम समझ में आ गया हो कि जब संख्याओं को हम एक निश्चित क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार लिखते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे श्रेणी। किसकी बात करेंगे? श्रेणी क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग भाई? सीरीज बोलते हैं। जरा ध्यान समझिएगा। श्रेणी का मतलब होता है कि जब दिए गए अनुक्रम, जो दिया गया अनुक्रम है, तो अनुक्रम के जितने भी पद हैं, अगर इनको हम प्लस माइनस के रूप में लिखें, किसमें? प्लस और माइनस के रूप में लिखें, तो इनको हम बोलते हैं श्रेणी। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। तो देखिए, यही नंबर पूरा है, बस इनको हम प्लस के रूप में लिख दिए हैं, चाहे इनको माइनस के रूप में लिख दें, है ना। जैसे देखिए, यहाँ पे दूसरा है 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस डॉट डॉट, ठीक है ना। 14 देखिए, 5 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 40 माइनस डॉट डॉट, है ना। और देखिए ध्यान से, जैसे हम लिखे भी कि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट। तो इस तरह से जब हम लोग अनुक्रम को प्लस या माइनस के रूप में लिखते हैं, तो उसी अनुक्रम का नाम क्या हो जाता है? श्रेणी, है ना। जैसे देखिए, गांव में कोई लड़का रहता तो गांव का लड़का ही होता है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो उस दिन उसको क्या बोला जाता है? दुल्हा का नाम दिया जाता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार ये सब संख्याएं अनुक्रम ही हैं, लेकिन एक जरा सा इनका रूप बदला, ये क्या बन गई? श्रेणी। प्लस माइनस में लिखे तो क्या बन गया? श्रेणी। वैसे जरा सा रूप बदला तो क्या बन गया? लड़का से दुल्हा बन गया। अब जरा आगे देखते हैं, ये श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं, समझिएगा। श्रेणी, देखिए श्रेणी की तो कई प्रकार हैं, ऐसे इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला हम लोग का होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है भाई? समांतर श्रेणी। दूसरा हमारा होता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। क्या होता है? हरात्मक
श्रेणी। देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। इनको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिनको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं भाई? जीपी। और इनको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिनको बोलते हैं एचपी। हाँ, बहुत बच्चे मजाक में इसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोल देते हैं ना। ऐसा नहीं बोलना आप लोग को बाबू, ये क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। देखिए इसमें 3 श्रेणियां बांटी गई मुख्य रूप से, तो ध्यान समझिएगा। इनमें हमें ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हमें पढ़ना क्या है भाई? समांतर श्रेणी। और एक क्लास 11th के अंदर हमको पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है भाई? क्लास 11th के अंदर पढ़ना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम अब जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग यहां पे, देखिए समांतर श्रेणी, जरा ध्यान समझिएगा। समांतर श्रेणी, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। जरा ध्यान समझिएगा। आखिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसी श्रेणी जिनमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त होती है। जैसे एक ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त हो। जरा ध्यान समझिएगा। जैसे लिखे हैं 2, अगर इसमें जोड़ दे 5, तो 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहां पे हमने इसमें क्या जोड़ा भाई? 5, है ना। इसमें क्या जोड़ा भाई? 5। इसमें क्या जोड़ा? 5। तो एक निश्चित संख्या हम क्या जोड़ रहे हैं? 5, है ना। दूसरा देखिएगा, अगर हम लिखे 7 10 13 16, इस तरह से अगर लिख दें, तो इसमें अगर नोटिस किया जाए तो इनमें हम क्या जोड़े हैं? तो बोलेंगे प्लस में 3। इसमें क्या जोड़े हैं? तो प्लस में 3। इसमें हम लोग देखो ये मिला है, इसमें हम क्या जोड़े हैं भाई? प्लस में 3। तो 13 3 कितना हो गया? 16। तो इसमें हम क्या जोड़े हैं? निश्चित संख्या क्या है? 3 है ना। तो आप समझ गए कि समांतर श्रेणी क्या है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़कर एक क्या प्राप्त की जाए? एक नई श्रेणी प्राप्त की जाए, तो उस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। आइए समझते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। यहां पर जो हमारा दिया गया है 7 10 13 और 16, है ना। इनको हम प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत प्लस माइनस के रूप में लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सीरीज क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहां पर ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद ये वाला है, पहला पद, इस पहले पद को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद, है ना। जिसको हम दर्शाते हैं छोटे ए से। किससे? छोटा वाले ए से। ये हमारा कितना है यहाँ पे? 7 है। आप समझ गए। अब देखो भाई, हमने जो यहाँ पे निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या, तो यहाँ जो निश्चित संख्या है ना, निश्चित संख्या, जिसको हम बोलते हैं इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर, है ना। और अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर इसमें से हम ये माइनस करें, यानी 10 में से कितना घटा दें? 7, या 13 में से कितना घटा दें? 10, या 16 में से कितना घटा दें? 13, तो हर जगह हमें क्या मिलने वाला है? 3। यानी इनके जो पदों का अंतर है वह क्या है? हर जगह पे सेम है। बात तो वही पूरा है। तो इनको हम दूसरा नाम इनका देते हैं, सार्वंतर की जगह इनको पदांतर भी कह देते हैं। पदों का अंतर क्या बोलेंगे भाई? पदांतर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इस पदांतर को हम दिखाते हैं, सार्वंतर को दिखाते किससे हैं? डी से। किससे दर्शाते हैं? डी से। तो यहाँ पे डी का मान कितना दिया गया हम लोग का? 3 है। कितना भाई? 3। और निकालते कैसे हैं? तो पीछे में से आगे वाला माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। चाहे कहीं से भी लेंगे, जस्ट उसके आगे। अगर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं 13 मान ले रहे हैं, तो 13 के बगल में क्या है? 10, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा।
तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का सार्वांतर यानी पदांतर। तो हम लोग अक्सर प्रयोग किसा करते हैं, सार्वांतर का। तो भाई आप लोग को सार्वांतर क्या है समझ में आ गया, श्रेणी का प्रथम पद क्या ये भी समझ में आ गया, और समांतर श्रेणी क्या ये भी समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम मान ले कि माना समांतर श्रेणी जिसको हम बता सकते हैं एपी, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वांतर क्या है, सार्वांतर डी है। तो कैसे हमें सीरीज का व्यापक रूप मिलेगा, क्या लिखेंगे, व्यापक रूप, व्यापक रूप जिनको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है ना। देखिए प्रथम पद क्या है भाई, ए है। आप सबको पता है कि हमको जब अगला पद प्राप्त करना हो तो सार्वांतर को जोड़ देते हैं, यानी ए में क्या जोड़ेंगे, डी। अरे बोल दो भाई, डी जोड़ देंगे। जब इसके आगे निकालना हो तो इसमें डी जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा हम लोग का, बताओ, ए प्लस, अरे डी तो पहले से है ना, तो 2D बन जाएगा। और इसमें फिर जोड़ेंगे डी तो ए प्लस 3D, फिर जोड़ेंगे डी तो ए प्लस 4D, अब फिर जोड़ेंगे डी तो ए प्लस 5D। ऐसे करते 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 हमारी सीरीज बन जाएगी, और इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ये बातें भाई आप लोग को पता होनी चाहिए, है ना। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करें, है ना। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त, देखिए ध्यान से। इसमें दिया पहला 9 कामा 14 कामा 19 कामा 24 डॉट 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 करा, इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करें। देखिए प्रथम पद क्या हमारा है, 9 है, और सार्वांतर निकालना हो तब पीछे में से आगे वाला माइनस कर देंगे, यानी 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 5 14, यानी सार्वांतर कितना आ गया, डी, और प्रथम पद कितना हो गया, 9, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा भाई, जैसे यहाँ दिया 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22 डॉट 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 करा, इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर क्या, जरा ध्यान समझिएगा। तो प्रथम पद क्या है मेरे भाई, जो पहले स्थान पे है, और सार्वांतर डी क्या है, तो पीछे में से आगे वाला माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। जैसे देखिए 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा और सार्वांतर क्या होगा, इसको आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए कुछ नोट पॉइंट, देखो मेरे भाई ध्यान से, नोट पॉइंट क्या है कि किसी भी श्रेणी को दर्शाने के लिए कम से कम, जैसे हमने यहाँ पे कट लिखा है 1 2 3 4, है ना, ऐसे 5 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 पद का होना बहुत ही जरूरी है। अगर 3 पद को नहीं लिखेंगे तो ये समांतर श्रेणी का रूप नहीं माना जाएगा, है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कम से कम 3 पद को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहां देखिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली, तो हम देखते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल क्या बोल रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, मतलब कौन कौन समांतर श्रेणी में है बताइए और क्यों। अब पहला क्या दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। मतलब देखिए ये रोड है, पहले किलोमीटर गया तो उसको क्या देना पड़ा, 15 रुपये। आपका जितना किलोमीटर जाएगा उससे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये देना पड़ेगा। कितने रुपए देना पड़ेगा, 8 रुपये। जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पहले कितना दिया था, 15, फिर एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए
यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए पहले कितना देना पड़ा था, 15 रुपये। अब यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो एक्स्ट्रा 8 देना पड़ेगा ना, तो 8 15 8 कितना हो जाएगा, 23। और फिर यहाँ से जाएगा 8 रुपये देगा, 23 8 कितना हो जाएगा, 31, 31 8 39। ऐसे हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज। क्या ये एपी में है, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ हम घटाएंगे, में अंतर निकालेंगे। देखिए 23 माइनस 15 कितना बचेगा, 8। ऐसे यहाँ अंतर निकालिए, 31 माइनस 23 कितना बचेगा, 8। और यहाँ निकालिए 39 माइनस 31 कितना बचेगा, 8। देखिए हर जगह पे जो डी की वैल्यू है वो कितना आ गई, 8, यानी सेम है। और जब डी का मान सेम होता है, सार्वंतर सेम होता है, तो उनको हम बोलते हैं कि वो एपी में है। ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, समझिए। किसी बेलनाकार बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, किसी बेलन में क्या है, हवा उपस्थित है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये क्या है, बेलन है ना, क्या है, बेलन है। देखिए ये पूरा हवाओं से भरा हुआ है, ये पूरा हवाओं से क्या है, खचाखच भरा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पूरे का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है ना। तो सीरीज बनाइए। अब क्या वो सीरीज, वो श्रेणी समांतर श्रेणी है, बताना है, जरा ध्यान समझिएगा। तो हमें ये नहीं देखिए पूरे बेलन के अंदर कितना आयतन है, कितना हवा भरा है ना, तो इसको हम अपने से मानेंगे। देखिए कुछ चीजें क्या होती है ना कि नहीं दिया रहेगा, फिर भी आपको अपने से ऑब्जर्व करना पड़ता है ना, और उनको मान के हल करेंगे। ठीक है। तो कोई एक वैल्यू मानी जो आसान हो, यहाँ लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन, बेलन में उपस्थित हवा का आयतन, हवा का आयतन कितना मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं आप। जैसे हो गया 1600 मान लीजिए या 800 मान लीजिए, है ना। यानी हम कोई एक नंबर मानेंगे, लेकिन ध्यान रहे वो नंबर छोटा भी हो, 1/4 और 4 से कट भी जाए, तो हम एक नंबर मान लेते हैं 800। कितना मान लेते हैं, 800 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो पहली बार कितना बाहर निकला है, तो यहाँ लिखेंगे बाहर निकले हवा का आयतन, बाहर निकले हवा का आयतन। कितना हवा बाहर निकला है ना, थोड़ा समझते हैं। जितना उसमें उपस्थित था उस पूरे का मतलब गुड़ा 1/4 यानी 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो काटेंगे यहाँ भाई, तो 4 दूनी के 8, यानी यहाँ पे जो 200 सेंटीमीटर क्यूब आया है, इतना हवा बाहर निकल गया। तो बचा कितना है वह ना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शेष हवा का आयतन, शेष हवा का आयतन कितना होगा, 800 माइनस 200 यानी कितना बचेगा, 600 सेंटीमीटर का क्यूब। तो पहली बार उसमें हवा कितनी थी, 800 सेंटीमीटर क्यूब हमने मान लिया। जब सेकेंड बार में 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा तो कितना हवा बचेगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एक बार और निकालेंगे, यहां लिखेंगे अब फिर से बाहर निकले हवा का आयतन, बाहर निकले हवा का आयतन जो बचा हुआ है, इसका हम क्या निकालेंगे, 1/4, है कि नहीं। जैसे देखिए कोई वस्तु था उसमें जितना निकल गया, अब जितना बचा है उसी को ना मापेंगे, तो अब इस पूरे का निकालेंगे 1/4। ठीक है। यहाँ काटेंगे, देखिए 15 चौके 60 यानी 150, 150 सेंटीमीटर का क्यूब। इतना हवा बाहर निकला तो बचा कितना, इसको लिखेंगे शेष हवा का आयतन। अरे बोलिए भाई, शेष हवा का आयतन। तो पहले कितना था यहाँ पे 600, कितना बाहर निकला 150। अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा बताइए, 500, 450,
कितना आ जाएगा 450, इतना सेंटीमीटर क्यूब, है ना। थोड़ा समझिएगा, अगर यहाँ हम सीरीज बनाएं तो क्या बन रहा है सीरीज भाई। देखिए यहाँ पे पहला मान हम लोगों ने क्या माना 800, दूसरा कितना है 600 और तीसरा कितना है 450। ऐसे आगे भी आता चला जाएगा। अब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है कैसे पता करें, तो इनका हम निकालेंगे अंतर, डी का मान अगर वो सेम है तो एपी में है वरना नहीं है। निकालिएगा डी, तो यहां लिखेंगे 600 माइनस 800, कितना बचेगा माइनस में 200। यहां डी का मान निकालना हो 450 माइनस 600, कितना बचेगा माइनस 150। क्या बताइए यहाँ पे डी का मान सेम है ना बाबू ना, डी का मान क्या है एकदम अलग भैया। यहाँ देखो ध्यान से, डी का मान सेम है नहीं है ना, तो जब डी का मान सेम नहीं है तो क्या यह जो सीरीज बनी, ये जो श्रेणी बनी हुई है क्या समांतर श्रेणी में है, कहेंगे नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे देखते हैं। यहां देखना भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी हर 1 मीटर की खुदाई हो रही है, तो 1 मीटर के बाद जैसे खुदाई हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक खुदाई हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर पहुंचे, ओकरे बाद की बात कर रहा है। कह रहा खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लाई, नहीं यार, तो देखिए भाई हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150, यानी 1 मीटर खोदा तो कितना लिया 150 रुपया, यानी पहली बार कितना दे रहा भाई 150 रुपए, है ना। आगे क्या बोला है, करा और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। करा अब हर 1 मीटर खोदेगा तब 50 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, है ना। तो पहली बार लिया 150 रुपया, तो अगली बार कितना लेगा, तो 50 ज्यादा लेगा ना जी, तो कितना हो जाएगा 200। अगली बार 50 ज्यादा लेगा तो 250, अगली बार ज्यादा लेगा तो कितना हो जाएगा 300। ऐसे यह सीरीज क्या होगी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो क्या है जो जो हमारा ये श्रेणी बना हुआ है ये समांतर श्रेणी है, इसको चेक करते हैं ना। आइए देखिए डी का मान निकालेंगे तो 200 में से कितना माइनस करेंगे, जस्ट उसके आगे वाला 150। ऐसे यहाँ पे 250 में से कितना माइनस करेंगे बताइए 200, है ना भाई। और यहाँ पे देखो 300 में से कितना माइनस करेंगे 250। इनका अंतर निकालो, अगर सेम है तो एपी में है वरना नहीं है। कितना आएगा 50, ये भी कितना आएगा 50, ये भी कितना आएगा 50। हर जगह पे जो डी का मान है वो सेम है, और जब डी का मान सेम है तो समांतर श्रेणी में है वरना नहीं होता, तो यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। आगे लिख देंगे यह, चूंकि यह एपी में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, समझने का प्रयास, एक छोटा सा प्रयास और करिएगा। करा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, करा खाते में पैसा जमा करते हैं, करा हर साल का मिश्र धन कितना हो रहा है, करा जबकि 10,000 रुपए की राशि, देखिए राशि मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, कितना का है 10,000 रुपए का। करा राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए परसेंटेज कितना दिया है 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो श्रेणी बनाइए, है ना। तो एक बार यहाँ टाइम क्या लेंगे, एक बार 1 लेंगे पहले वर्ष के लिए, फिर दूसरे वर्ष के लिए, फिर तीसरे वर्ष के लिए, है ना, ऐसे चौथे वर्ष के लिए। यहाँ पे सभी वर्षों के लिए हम क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ निकालेंगे t बराबर 1 पे, तो यहाँ मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है,
चक्रवृद्धि मिश्र धन बोला, ठीक है ना। तो होता है पी कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन। एन मतलब यहाँ पे टी कर सकते हैं, टी, ठीक है। देखिए पी का मान कितना है 10,000, ठीक है। 1 प्लस आर का मान कितना है, यानी क्या परसेंट है 8 बटे में 100, और टी का मान कितना है 1, यानी पहले वर्ष के लिए बात कर रहे हैं। देखिएगा 10,000, ठीक है। अब यहाँ हल करेंगे तो 4 दूनी के 8, 25 चौके 100, यानी 1 प्लस 2 बटे के 25 पावर में कितना है 1। देखिए 10,000, 25 से कम 25, अब प्लस में कितना है 2, अब बटे में 25। जब इनको हल करेंगे देखिए 10,000 गुणे 25 दू 27 बटेगे 25, काटेंगे 25 चौके 100, और 2 जीरो क्या होगा बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ बचा है आपका 400 गुणे 27, इनका हम गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 27 दुना के 54, और 54 दुना के 108, है ना। देखिए 7 चौके 28 के 8 हंसी लगा 2, और 4 दूनी के 8 दो 10, और डबल जीरो तो ये है, यानी ये पहले वर्ष का क्या भाई चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन है ना, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन है। अब हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का। देखिएगा t बराबर 2 पर a का मान क्या होगा, p कोष्टक में 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर t। देखिए p का मान कितना है 10,000, 1 प्लस आर का मान 8 बटे में 100, अब पावर में कितना होगा 2, ठीक है। देखिएगा 10,000 ब्रैकेट में, इस पूरा को हल करने पे कितना आ रहा है, देखिए 27 बटे के 25, तो लिखेंगे 27 बटे के 25, अब पावर में कितना है 2। देखिए यहाँ पे ध्यान से 10,000, 27 बटे के 25 और 27 बटे के 25 दो बार लिखेंगे। अब काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, फिर से काटेंगे, है ना। यहाँ काटेंगे तो क्या कटेगा 25 वाठे, देखिए 25 चौके 100, 25 वाठे 200, अब 2500 हमारा कितना हो जाएगा 400, है ना। देखिए 25 एक कम 25, अब बचे कितना 15, कितना हो जाएगा भागा दीजिएगा इसमें 400 में, है ना। देखिए 25 से कम 25 कितना बचेगा 15, अब 25 छके 150 यानी 150, ठीक है ना, वो यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ कितना बचा आपका 16 गुणे 27 गुणे 27, ठीक है। अब इन सबका हम आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो पहले इन दोनों कर लेंगे फिर इससे 16 से करेंगे, ठीक है, समझिएगा। देखिए 27 का गुणा 27 में ही करना है, तो इसका एक तरह से क्या हो गया स्क्वायर निकालना हो गया। क्या हो गया भाई 27 का स्क्वायर निकालना। जरा ध्यान देखिए यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं कि स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या होती है ना, इसमें आप ट्रिक भी समझ लीजिएगा। पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो 49 के यहाँ क्या लिखेंगे 9, और हांसी कितना लग गया आपका 4, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करेंगे, देखिए 2 साते 14, और 14 गुना के 28, तेमा 28 जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 32, और 32 के यहाँ क्या लिखेंगे 2, और हासिल हमारा क्या लग गया 3, ठीक है। अब इस वाले का भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 3 कितना होता है 7, यानी 27 का स्क्वायर कितना होगा 729, 729। अब इसका इसमें हम लोग क्या करेंगे गुणा, गुणा करिए 16 नवा 144 के 4, हासिल कितना लग गया 14। देखिए 16 दुना के 32, है ना, इनको जोड़ेंगे 46 के 6, हासिल कितना लगा 4, और 16 सते 112, 112 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 116। तो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रण कितना हो जाएगा 11,664, है ना। उसी तरह हम लोग निकालेंगे अब तीसरे वर्ष का। क्या निकालेंगे तीसरे वर्ष का, तो फिलहाल इसको नोट करिए। देखिए हम लोग निकालेंगे अब तीसरे वर्ष NT बराबर 3 के लिए, है ना, थोड़ा समझिएगा। तो A बराबर कितना होता है P कोष्टक में 1 प्लस आर बटे के
100 के पावर में t। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा p का मान 10,000, 1 प्लस r का मान 8/100 पावर में कितना है 3। देखिए 10,000 और इस पूरा को हल करने पे कितना आया है मेरे भाई 27/25। 27/25 अब पावर में कितना कर देंगे 3। अब इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 10,000 गुणे 27/25 गुणे 27/25 अब गुणे 27/25 है ना। अब थोड़ा इनको हम लोग काट पीट करने वाले हैं, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए 25 चौक के 100 कट जाएगा, फिर काटेंगे 25 16वां 400 है ना। अब ऊपर नहीं कटने वाला है तो ध्यान समझिएगा 16 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27 अब बटे में कितना हो जाएगा 25। देखिए जब इन सब का आप लोग हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 125 97.12। ठीक है ना। आप इसको आराम से बैठकर गुणा उड़ा कर लीजिएगा और 25 का उसमें भाग दीजिएगा, आंसर पूरा छप जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला, देखिए ये हमारा था पहला मिश्र धन, ये हमारा था दूसरा मिश्र धन, ये हमारा क्या था तीसरा मिश्र धन। अब यहां से हम बनाएंगे एक सीरीज। पहला हमारा क्या है 10,800, दूसरा क्या है 116 और 64, तीसरा हमारा क्या है 12,597.12 है ना। ऐसे और आगे आता चला जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनके बीच का अंतर। क्या निकालेंगे इनके बीच का अंतर, देखिए 11,664 में से माइनस करेंगे 10,800 तो कितना बचने वाला है। देखिए यहाँ पे 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, और 6 में से घटेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 16, और यहाँ बचेगा 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, और 1 में से गया तो इतना बचेगा, यानी कितना बचेगा आपका 864। ठीक है ना। सेम यहाँ देखने पे लग रहा है कि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो यहाँ डी का मान कुछ और आ रहा है, यहाँ पे डी का मान कुछ और आएगा। जब डी का मान इसको आप ना घर पे जाके माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो तो जब अलग आएगा तो डी का मान सेम नहीं है तो क्या इसको हम एपी में बोलेंगे, तो यह एपी में नहीं है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कोई समस्या हुई होगी तो उसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भाई हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।